हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस पढ़ाऊंगा आपको। मॉडुलस के साथ आर्गूमेंट भी चलेगा, ठीक है। 2 वीडियो हो चुकी है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। पहले तो मेरा सभी को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है, जब वीडियो मिलेगा उसके अनुसार आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और ये मॉडुलस हम पढ़ेंगे। कल मॉडुलस में थोड़ा सा हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस भी किया था प्रीवियस वीडियो में। ये डे 3 की वीडियो है। डे 1 और डे 2 हो चुका है। आज हम मॉडुलस और आर्गूमेंट के बारे पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और इसके बाद से हम ये बताएंगे किसी की भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कार्टेशियन फॉर्मेट में है उसको हम उसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हमको पढ़ना है इसके बाद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z x + iy, ठीक है। और मैं बता रहा था कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा जा रहा है तो कार्टेशियन प्लेन में वो एक्स वाई पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक ना। तो आप क्या कर लीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक्स वाई पॉइंट है ये, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। कल मैंने बताया था कि ये दूरी ही मॉड ऑफ जेड कहलाती है, जो आती है कितना, √x² + y²। मैंने कल आपको बता दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इसको मान लीजिए कि आपका m है और ये एंगल आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो कल मैंने बता दिया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देते हैं तो ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस होती है वो जो क्या होगी, √x² + y² हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये होगा आपका x, ये होगा आपका y। भाई ये पॉइंट है तो ये x होगा, ये y होगा। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी लेंथ मतलब हाइपोटेनस कितना आएगा, √x² + y²। और यही कहलाता है मॉडुलस। तो कल एक चीज़ हम बता चुके हैं जिसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल r से कह लो, समझ में आ रही बातें, या इससे रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है √x² + y²। अब मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, सॉरी आर्गूमेंट क्या होता है। इसमें एक मॉडुलस तो समझ में आ गया, आर्गूमेंट पे आ जाते हैं। आर्गूमेंट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। तो ध्यान से देखिए, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं, मेरी बात सुनते रहिएगा। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं, ये भी बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट को डिनोट करेगा। और उसको जब प्लॉट करेंगे तो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वही उसका आर्गूमेंट होता है। समझ में आ रही बातें? ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज में। ध्यान से सुनो मेरी बात। आर्गुमेंट क्या होता है, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z + xy है, उसको यदि पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो x, y होगा। उसको यदि प्लॉट कर देंगे और उसको ओरिजिन से मिला देंगे तो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, ठीक ना, वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, अच्छा ये बताइए कि यदि z = x + iy है और इससे पॉइंट ये बनता है और इस पॉइंट को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर लिए, इसका मतलब ये होगा कि x > 0 है और y > ये दोनों 0 से बड़ा है, तभी तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। बोलिए, इसका मतलब पहला केस, यदि x > 0 है और y > 0 है, तब जो आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ARG ऑफ जेड, ठीक ना, आर्गूमेंट ऑफ जेड, वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा से, तो थीटा आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स mod y/x। मॉड इसलिए लेंगे कि आगे हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो y और x दोनों पॉजिटिव है तो मॉड लेने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन
ये मॉड इसलिए लगा लिए कि आगे वाले फार्मूले में मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद कर लीजिए कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मॉड y बाई एक्स, ये आर्गूमेंट होता है कब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब ये कंडीशन हो, मतलब ये हुआ कि z आपका लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कई बातों पे डिपेंड करता है आर्गूमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला चेंज होता रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये फार्मूला निकल के आया है आर्गूमेंट निकालने का। यहीं पर ध्यान से देखिएगा, कई केस बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस बन गया है, देखो जेड एक ही रहेगा, अरे ये मॉडुलस वही रहेगा, लेकिन आर्गूमेंट चेंज होता रहेगा। समझ में आ रही बातें। अब आर्गूमेंट ये किसके लिए है, जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये z होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा। कहाँ कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा तो जो आर्गूमेंट होगा थीटा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मॉड y बाई एक्स। लेकिन यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो क्या होगा, उसके लिए हम अलग फिगर बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि x नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा केस ध्यान से देखिए, y पॉजिटिव होगा लेकिन x, और उस कंडीशन में z कहाँ चला जाएगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझ में आ रही बातें। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का केस। कब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, बोलिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में x कामा y तभी होगा जब x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। अभी इसको यहाँ से मिला दोगे तो यहाँ पर ये एंगल हमको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। और बताए थे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वो आर्गूमेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये थीटा है और इसको फाई मान लेते हो तो फाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो फाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब यहाँ मॉड का काम होगा क्योंकि x नेगेटिव है, लेकिन हमको दूरी से मतलब है, केवल डिस्टेंस से मतलब है, तो मॉड लगा लिए। क्योंकि y बाई एक्स नेगेटिव आ जाएगा उस कंडीशन में मॉड, इसलिए कि ये पॉजिटिव बन जाएगा। भाई इधर तो x और y दोनों पॉजिटिव था तो मॉड नहीं भी लगाओगे तो प्लस में आएगा। लेकिन हम चूँकि ये एंगल निकाल रहे हैं और ये y है और ये x है, तो यहाँ पर y बाई एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा फाई इक्वल टू। लेकिन हमको ये निकालना है, तो ये बताइए कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना होगा, 180 पाई। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस फाई, तो हो जाएगा पाई माइनस फाई की वैल्यू कितनी आई है, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ये आया है। तो यहाँ पर आर्गूमेंट क्या आएगा आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आर्गूमेंट आएगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइए, पूरा डेरिवेशन आपको बता रहे हैं। ये फाई और ये हमारा आर्गूमेंट होगा। बताए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन x कामा y पॉइंट हो गया, उसको यदि ओरिजिन से मिला दोगे और वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जितना भी एंगल बनाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट हो जाएगा। तो ये हमको निकालना है। और जब y बाई एक्स निकालोगे प्लस में करके तो ये एंगल निकलेगा, टोटल 180 होगा और उसमें फाई मालूम है, tan इनवर्स y बाई एक्स चलेगा। इन्वर्स पढ़ा, इन्वर्स आपको नहीं मालूम है, मैं बता दूंगा अभी इन्वर्स मतलब क्या होता है, आप घबराइएगा मत, हम बता देंगे आपको क्या होगा, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो पाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। इन्वर्स से घबराइएगा मत, मैं अभी इन्वर्स आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको मैं कहूँ कि tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 इक्वल टू होता है 1, दिस इम्प्लाई दैट tan को जब उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होगी। मतलब जस्ट उल्टा, जितने डिग्री की वैल्यू 1 होगी तो tan इनवर्स उतने की वैल्यू उतनी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, ये अब थोड़ा सा इनवर्स को समझ लीजिए क्या होता है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब tan इधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4। अब आपसे पूछा जाए कि
tan इनवर्स √3 की क्या वैल्यू होगी। तो अब आप वो एंगल बताइए जिस पर tan √3 देता है तो 60 डिग्री होता है, इसका मतलब tan इनवर्स √3 की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो पाई/3 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए tan इनवर्स 1/√3 की क्या वैल्यू होगी, तो अब आप याद करिए कितने tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, तो पाई/6 हो जाएगी। तो ये tan का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर tan इनवर्स 2 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे, क्योंकि हम स्पेसिफिक एंगल नहीं जानते हैं कि किस एंगल पर tan 2 देगा। जब ये नहीं मालूम होता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका कुछ नहीं करने वाले हैं। क्लियर हो रही बातें। लेकिन स्पेसिफिक एंगल आ गया, मतलब जैसे 1 जानते हैं कि पाई/4 मतलब 45 डिग्री का होता है, √3 जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है, 1/√3 जानते हैं कि 30 डिग्री का होता है। तो जो स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू हमको मालूम है उसमें तो हम एंगल निकाल के रख देंगे यहाँ पर। समझ में आ रही बातें। जैसे tan इनवर्स √3 है तो पाई/3 लिख देंगे, tan इनवर्स 1/√3 है तो पाई/6 लेंगे, tan इनवर्स 1 है तो पाई/4 लिख देंगे। लेकिन यदि tan इनवर्स 2 आ जाता है, और अब तो जानते ही नहीं कि किस एंगल पर वैल्यू 2 देगा, तो tan इनवर्स में ही छोड़कर उसको सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये तो हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपका फार्मूला। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। तो चलो तीसरा है आपका x <0, y <0। उस कंडीशन में z बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फिगर कैसे बनेगा इसको देखिए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये m मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। अब देखो जब फर्स्ट में रहेगा तो इधर से लेंगे, इधर से एंटी क्लॉकवाइज में। सेकंड में रहेगा तो इधर से, लेकिन ही जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो अब आर्गुमेंट इधर से हम लिखेंगे, ठीक ना। मतलब अब हमको ये निकालना है ना। उसके लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा फाई। तो फाई कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ तो, tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा y/x मॉड में। तो फाई इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स y/x। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा भाई, tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स y/x हो गया। अभी बताया था इधर भेज दोगे तो इनवर्स में क्या। अब ये तो आ गया, लेकिन हमको तो ये चाहिए ना। तो अब थीटा निकालेंगे, ठीक ना, थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर थीटा निकालोगे तो हो जाएगा थीटा पाई हो जाएगा। तो पाई मतलब tan इनवर्स y/x। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब एंगल क्लॉकवाइज में लिखते हैं तो वो निगेटिव मेजर किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में मेजरमेंट हमेशा निगेटिव लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ जो आर्गुमेंट आने वाला है, आर्गुमेंट ऑफ जेड आने वाला है, वो माइनस क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो माइनस इसमें लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो माइनस पाई माइनस tan इनवर्स y/x, तो हो जाएगा ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y/x। ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आ गया थर्ड के लिए फार्मूला। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये थर्ड के लिए वो कैसे आया, आपको सब कुछ बता गया है। tan फाई इक्वल टू क्या होगा, y/x होगा। फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। और आप जानते हो कि थीटा ये एंगल निकालना है, तो पूरा 180 में से फाई माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस फाई की वैल्यू ये। लेकिन आर्गुमेंट क्या कहलाएगा, चूँकि मेजरमेंट क्लॉकवाइज हम कर लिए इसलिए आर्गुमेंट माइनस ऑफ थीटा लिखेंगे, क्योंकि आप जब एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करते हो, सॉरी क्लॉकवाइज में, तो एंगल निगेटिव हो जाता है, याद रखिएगा।
तो इसको लिखने का है, ये थीटा नहीं लिखेंगे, माइनस ऑफ थीटा ये काउंट किया जाएगा। माइनस ऑफ थीटा मतलब माइनस ऑफ दिस, और रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में निकाल के फिर लास्ट हो जाएगा आपका, तो आर्गूमेंट आपकी चीज़ें हो जाएगी। अभी एक और तरीका है आर्गूमेंट निकालने का, वो भी मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में जेड चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिगर क्या बनेगा उसको देख लीजिए, ये हो गया। थीटा, ये हो जाएगा वाई, ये होगा एक्स। तो tan थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो थीटा इजकल टू होगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। लेकिन यहाँ पर भी ये एंगल इधर से मेजर किया गया है, किधर से, इधर से मेजर किया, मतलब क्लॉकवाइज में। तो जो आर्गूमेंट होगा यहाँ पर, आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा वो माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हो गया आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो 4 फार्मूले निकाल के हमने लिख दिया। क्यों माइनस ऑफ थीटा लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं, क्योंकि जब मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल जो भी होगा वो प्लस में लिखा जाएगा, लेकिन यदि मेजरमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एंगल हमेशा निगेटिव में लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सारे फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, इस पर क्वेश्चन हम कल बनाएंगे, सारे फार्मूले। चलो सारा फार्मूला है यहाँ पर आर्गूमेंट के लिए। आर्गूमेंट पहला, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट जो होगा, मतलब थीटा ही लिख रहे हैं आप, आर्गूमेंट मतलब थीटा, ठीक ना, ये आर्गूमेंट है। ARGZ लिख लीजिए, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, नहीं पाई माइनस होगा, ठीक ना। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो आर्गूमेंट होगा वो होगा माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक ना। ये आपके 4 हो गए, ठीक। आर्गूमेंट और मॉडुलस तो ये रहेगा, ठीक ना। अब कहीं कहीं बुक में आपको बता दे रहे हैं कि क्या लिखता है आपको, एक चीज़ कहीं कहीं आपको आर्गूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलता है, तो एम्पलीट्यूड कहीं लिखता है तो वो समझ लीजिए कि आर्गूमेंट है, ठीक ना। समझ में आ रही बात है। कहीं कहीं क्या होता है, आर्गूमेंट को एम्पलीट्यूड लिखता है तो एम्पलीट्यूड भी लिख लीजिएगा, ना एम्पलीट्यूड। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर करना, और फिर मैं आर्गूमेंट की क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होता है, मॉडुलस आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। तो पहले हम लोग आर्गूमेंट वो निकाल लेते हैं, मॉडुलस। और हाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। एक क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि z दिया हुआ है 1 + i 1 - i, और आपको इसका मॉडुलस भी निकालना है और इसका आर्गूमेंट भी निकालना है। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन है, NCERT में भी दिया होगा। क्वेश्चन है z = 1 + i / 1 - i। इसका आपको मॉडुलस भी निकालना है और आर्गूमेंट भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है, और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहने का मतलब a + ib के फॉर्मेट में नहीं है, तो उसका हम मॉडुलस और आर्गूमेंट आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले उसको चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब a + ib के फॉर्मेट में बताए हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा। तो आपको दिया है z = 1 + i
1 माइनस आई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको बताए थे कि इसी के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस आई है तो कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, नीचे होगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जेड इक्वल टू होगा 1 माइनस 1 प्लस 2i, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2i बाई 2, जेड इक्वल टू होगा 0 प्लस आई। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे यदि स्टैंडर्ड फॉर्मेट x प्लस आई वाई से, तो x की वैल्यू आ जाएगा 0 और y की वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है ना। 0,1, 0,1 मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट होगा, समझ में आ रही। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। 0,1 कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना इस पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो आर्गूमेंट होगा वो निकाल लेंगे, मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड अंडर रूट में x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 1, और इसके बाद से है आपका मॉड ऑफ जेड। अब हमको आर्गूमेंट निकालना है, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड मतलब क्या, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू 0, तो हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और कितने डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है बताइए 90 डिग्री की, तो हो जाएगा π/2 भाई tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो याद करिए कि tan कितनी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू 90 होगी। ये पूरा अच्छे से समझा दिए हैं आपको इनवर्स, समझ में आ रही बात। आप बोलेंगे ना कि tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप याद करिए कि कितने डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यदि π/2 tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 होगी, ये ही है इनवर्स। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, तो मॉडुलस 1 आएगा, आर्गूमेंट कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है और इसमें भी मॉड ऑफ जेड निकालना है आपको और आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है, ठीक ना। ये है आपका क्या है, आपका एग्जाम्पल है, ये सब NCERT में भी मिलेंगे आपको, देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि मॉडुलस निकालना है, तो मॉड ऑफ, पहले तो इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जेड इक्वल टू दिया है 1 प्लस आई। ये बताइए किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है यही बता दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको बताए थे कि आप इसी के कॉन्जुगेट से, किसके कॉन्जुगेट से, जो भी होगा उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, 1 माइनस आई हो गया। ये 1 माइनस आई ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, 1 माइनस आई बाई 2, 1/2, 1/2। तो यहाँ से यदि कंपेयर कर दोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट x प्लस आई वाई से, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। यदि कंपेयर करोगे इसको, समझ में आ रही बातें, तो क्या हो जाएगा x की जगह 1/2 और y की जगह कितना होगा -1/2। और इसको देखकर ये पता चल रहा है कि ये पहुंच गया कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक ना। कहाँ पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब पहले मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, तो कोई भी क्वाड्रेंट हो एक ही फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा
1/4 प्लस 1/4 √1/2 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/√2। ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड। अब चूँकि फोर्थ में आ गया है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, -tan इनवर्स y/x। ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू -1/2 1/2। तो ये हो गया आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू -tan इनवर्स मॉड। देखो ये निगेटिव में आएगा, मॉड लगा तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। अब याद करो कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो tan π/4 की वैल्यू यदि 1 होती है तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होगा, π/4। ये तो माइनस पहले से था तो आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया कितना, -π/4। बोलिए। चलो तो ये हो गया आपका मॉडुलस और आर्गूमेंट हो गया आज के एक्सरसाइज मतलब क्लास में। ठीक है, अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है तो बहुत आसान है पोलर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम किस में, यदि ध्यान से देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसी क्वेश्चन को हम पोलर में रिप्रेजेंट कर देंगे बहुत आसानी से। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मिटा देते हैं और क्वेश्चन हम बाद में लिख देंगे। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + y है, यदि उसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा में लिख देते हैं तो यही पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है किसका, इसका। और यहाँ पर जो r होता है वो क्या होता है, मॉडुलस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर थीटा क्या होता है, यहाँ पर जो थीटा होता है, ये थीटा वो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। बस कुछ नहीं, मॉडुलस निकालो, आर्गुमेंट निकालो, थीटा की जगह क्या लिख दो, आर्गुमेंट लिख लो, आर की जगह क्या लिख लो, मॉडुलस लिख दो। इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, यदि इसको हमको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो पहले पूरा प्रोसेस करके हम क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, जो यही आर कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, आर की वैल्यू मालूम हो गई और आर्गुमेंट ऑफ जेड तो ये आपका क्या मालूम हो गया, थीटा मालूम हो गया। समझ आ रही बातें। ध्यान से देखिए, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेगा कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए तो कुछ नहीं करना है, पूरा प्रोसेस अप्लाई करके आर मतलब आपको मॉडुलस निकालना होगा जो 1/√2 है, और थीटा निकालना होगा जो आर्गुमेंट होता है जो -π/4 है, ये निकालना होगा। ये पूरा प्रोसेस निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप कुछ को करना थोड़ा नहीं है, ठीक ना, कुछ नहीं करना है, उठा के रख देंगे इसी में। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया था 1 + i उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा वो r मतलब 1/√2, कास थीटा मतलब -π/4 प्लस i साइन -π/4, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और लिख लीजिए, 1/√2 कास ऑफ माइनस थीटा, कास थीटा होता है तो π/4, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो i साइन π/4। तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि कास π/4 की वैल्यू लिख देंगे कितना, 1/√2, 1/√2 नहीं करना, बस इसी फॉर्मेट में एंगल में ही लिखना है। साइन कास में रहेगा बस यहाँ पर, बस ये चेंज हमने ये किया था, जो माइनस था एंगल उसको प्लस में, मतलब कास ऑफ माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, बस इतना ही ना किया है। यही हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आशा है कि इस क्लास में आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी, मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक क्लास और मैं लूँगा, ठीक ना, 1 या 2 क्लास लूँगा, उसमें मुझे मॉडुलस की प्रॉपर्टी और कुछ एक क्लास लूँगा तो उसमें मैं मॉडुलस आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लूँगा, और एक क्लास होगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा। समझ में आ रही बातें। तो 2 क्लास और लेंगे तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जहाँ भी होंगे एनसीईआरटी में, आरएसएल में, जहाँ भी होगा उसको अच्छे से बना लीजिएगा। तो हमको लग रहा है कि आपका आर्गुमेंट और मॉडुलस कंप्लीट हो जाएगा और पोलर रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे पढ़ के 5-10 क्वेश्चन ज़रूर आप बनाइएगा और फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है कल ही क्लास हो आपकी। हाँ, ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो, इसलिए कि भाई नेट की समस्या नहीं चल पा रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको अपलोड हो रही है, लाइन बाय लाइन आपको दे दिया जाएगा। तो आज इतना ही। जितने लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो देख रहा है शुरू से अंत तक उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। थैंक यू।